Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 9 Constitution as a living document. ये लास्ट हमारा पार्ट होगा इस चैप्टर का और इसमें हम थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है। 2 पॉइंट्स में समझेंगे कि जुडिशरी का अब तक क्या कंट्रीब्यूशन है और पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से मैच्योर हुई है। ठीक है, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, लिविंग बीइंग क्या होते हैं? लिविंग बीइंग ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और इवॉल्व होते हैं। सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट है, ये भी एक लिविंग बीइंग की तरह है क्योंकि टाइम टू टाइम जो है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो सकती है। लिविंग बीइंग की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने एक्सपीरियंस से रेस्पॉन्ड करता है, सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्ड करता है ना। सो देखिए, नो मैटर वॉट आपकी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, देखिए सोसाइटी में अगर हम चेंज की बात करते हैं ना, चेंज इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इनएविटेबल। ओके, चेंज इज़ कांस्टेंट, हर जगह चेंज होता है, तो सोसाइटी में भी चेंज होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी एबिलिटी है कि वो इस चेंज में प्रॉपरली काम कर पाए, सो इट विल बी डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन और इसके साथ साथ इट विल बी ओपन टू इंटरप्रिटेशंस और चेंजिंग सिचुएशंस में ये प्रॉपरली रेस्पॉन्ड भी कर पाएगा। तो वही चीज़ हमने देखी थी ना कि ये सारी चीज़ें ही इवॉल्व करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ये बनाने के लिए कि वो डेमोक्रेसी का एक बेसिक पिलर है ना। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड किसी भी डेमोक्रेसी में हमारे प्रैक्टिसेस आइडिया इवॉल्व होते रहते हैं टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ, सोसाइटी और ये सारे एक्सपीरियंसेस में और इवॉल्व होती रहती है और एंगेज भी करती है। सो फिर उस वक्त पे क्या काम आता है? काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक तरफ पे हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। ऑल्सो कुछ ऐसे इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस देगा कि आप नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाओ, है ना। एट द सेम टाइम अगर कुछ चेंज है किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर लॉ में चेंज है, तो आप उस चीज़ को मानना भी चाहिए। हमने देखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है। पहले तो ये बात से डिराइव करता है कि भाई लोगों का उसमें कितना कॉन्फिडेंस है ना। सो ये भी मैटर करता है कि वो चेंज के साथ वो जो प्रैक्टिस है चेंज की, उसको लोगों का कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एंड द डेमोक्रेसी नाउ। अब ये सवाल है हमारे पास कि क्या ये जो जिस सारी चीज़ों की बात की वो सारी चीज काम कर पाया ये। सो पास्ट ईयर्स में बहुत से क्रिटिकल सिचुएशंस आई। हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी आई, पॉलिटिक्स में इतनी सिचुएशन क्रिटिकल हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारी बात करें हमारे देश का, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने मिले। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आपने देखने मिले, हमारे अराउंड 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज़ में, हमने देखा था कंट्रोवर्सी होती है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, और फिर ये क्वेश्चन में आ जाता है कि आपकी जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी कितनी है ना। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कितनी है और पार्लियामेंट का कितना हाथ है हमारे डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर हम किस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पीपल, है ना। लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और लोगों का ही, और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोग क्या होंगे? लोग ही रूल करेंगे, लोगों का ही अपर हैंड होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो और चाहे जुडिशरी में हो। बट कॉन्फ्लिक्ट हमने हमेशा देखा है इन दोनों फैक्टर्स के बीच में। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा टेक्स्ट है वो साफ साफ बोलता है, सारे पावर्स उसने दे के रखे हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को, राइट। देयरफॉर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है, इट हैज़ टू ऑपरेट विद इन इट्स फ्रेमवर्क। एंड डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वोट्स ऑफ द पीपल और उनका रिप्रेजेंटेशन, बट ऑल्सो जो डेमोक्रेसी है वो चलती है रूल ऑफ लॉ पे, है ना। सो डेमोक्रेसी इज़ अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि डेमोक्रेसी में आप कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे और उनके साथ चलोगे। सो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी में लोग जो हैं, इन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं और ये लोग लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और दे आर मोर ऑफ द आंसरेबल टू द पीपल। So there has to be some maintenance between all of these sectors and also the institutions which are there.
तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो उस लिविंग डॉक्यूमेंट में जुडिशरी का क्या रोल रहा है? तो देखो हमने देखा था जुडिशरी क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो बहुत से इंटरप्रिटेशंस हुए हैं जुडिशरी के अब तक, और उन इंटरप्रिटेशंस पे कंट्रोवर्सी भी हुई। कंट्रोवर्सी किसके बीच में हुई है? पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। पार्लियामेंट को लगता है कि इसके पास पावर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास है लॉ बनाने की पावर, है ना। और वो बोलता है कि अगर हमारे पास लॉ बनाने की पावर है तो अमेंडमेंट की पावर भी हमारे संविधान ने किसको दी है? हमारे संविधान ने दी है पार्लियामेंट को, है ना। तो बोलता है कि भाई आप जुडिशरी का आपका कोई रोल नहीं है ना। ऑल्सो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का हाथ है। फिर जुडिशरी बोलता है कि इसका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी कुछ भी करेगा। अब ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अब देखो, जो हमारे संविधान में हमारे पार्लियामेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने की, तो ये पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं? पुअर, बैकवर्ड क्लास और नीडी के नाम पर लॉज बनाते हैं। फिर जुडिशरी बोलता है कि आप प्रो पीपल मेजर्स तो लो, लेकिन ऐसे मेजर्स ना लो कि वो आपके जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, लीगैलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको ओवरपास कर दे। बिकॉज वंस यू बाईपास द लॉज इवन फॉर द गुड इंटेंशंस, दैट कैन गिव एक्सक्यूज टू द पावर होल्डर्स टू यूज देयर पावर आर्बिट्रेरीली। तो उनका कहना है कि एक बार यूज़ कर लिया ये बोल के कि प्रो पीपल है, प्रो पुअर है, लेकिन आपके बाद अगर कोई ऐसे पावर में आ गया गवर्नमेंट जो कि आर्बिट्री पावर ले ले और यही रीज़न देने लगे हर एक चीज़ के लिए। सो डेमोक्रेसी का चेक्स एंड बैलेंस, डेमोक्रेसी के आर्बिट्री पावर, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का जो आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर है उसको चेक्स करने के लिए जुडिशरी इज़ देयर। तो हमने देखा हमारे यहाँ ये जो पूरा सक्सेस है हमारे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो टेंशन्स है ना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स, इनके बीच में इवॉल्व भी हुआ है। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप भी हुआ है, वो इवॉल्व भी हुआ है। हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जो मिस्टेक्स थी उनको ओवरकम किया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल केशवानंदी भारती केस में जुडिशरी ने बोल दिया कि दिस इज़ द लाइन, इसको क्रॉस नहीं करना है, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, इनको अलावा आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको आप जो है ओवरपास नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप देखोगे कि मेंशन नहीं है कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, मेंशन नहीं है। और ना ही ये बोलता है कि ये जो जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई या फिर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कैटेगराइज किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर मैटर है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। सो इन दिस सेंस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये सिर्फ इन्वेंशन है हमारी जुडिशरी का। ये जो इन्वेंशन है जुडिशरी का, अब सवाल आता है कि भाई ऐसे कोई जो चीज़ नहीं थी उसको क्या बनाने का हक है जुडिशरी के पास? तो वही हमने देखा ना, टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कोर्ट है वो इस कंक्लूजन पे आए, उन्होंने पूरे टेक्स्ट को पढ़ा और इंटरप्रिटेशन का राइट तो है ना जुडिशरी के पास, है ना। और वो ये देखते हैं कि इंटेंशन क्या है आपकी, इंटेंट क्या है आपके डॉक्यूमेंट का। सो इंटेंशंस डिफाइन समथिंग ऑफ योर मोरल कैरेक्टर। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सिर्फ टेक्स्ट दिए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनके जो इंटेंशंस होते हैं, जैसे कि उनके सर्कमस्टांसेस, उनके एस्पिरेशंस, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। कोर्ट देख रहा था बेसिक स्ट्रक्चर के बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस बिटवीन द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में क्या चीज़ें दी हुई हैं और उसकी स्पिरिट क्या है। तो टेक्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे दिया और उसकी स्पिरिट हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस कर सकती है जुडिशरी, जो कि अब तक करती आ रही है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। सो पॉलिटिकल लीडरशिप भी ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई है और मैच्योर हुई है। In the background of the first controversy that raged between 1967 to 1973, Parliament and executives ने रियलाइज़ किया कि एक बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म व्यू हमारे यहाँ ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद, यानी कि केशवानंद भारती केस की रूलिंग के बाद ये अटेम्प्ट किए गए कि कोर्ट्स की जो रूलिंग है उनको रिकन्सिडर किया जाए। ओके, अब ये जो हमने अटेम्प्ट कैसे किए गए हमने देखा था ना, इमरजेंसी के पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी असर्ट की गई, है ना। तो इस तरह के अटेम्प्ट्स किए गए थे, बट दीज अटेम्प्ट्स वर फेल्ड। फिर उसके बाद कोर्ट भी कहाँ खाली बैठते हैं। फिर आया मिनरेवा मिल्स केस 1980 में, ठीक है। देयरफॉर इवन 3 decades आफ्टर द रूलिंग ऑफ द केशवानंद भारती केस, ये जो रूलिंग थी
this has dominated the interpretations of the constitutions, and political parties, political leaders, government, parliament, इन सब ने ये जो basic structure है इन सबको adopt किया. Even when there was a talk of the review of the constitution, that exercise could not cross the limits set by the basic structure. तो अब कुछ भी हो जाए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करो, रिव्यू करो, कुछ भी करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते आप. सो देयरफॉर ये क्या हुआ, ये मैच्योरिटी इवॉल्व हुई ना, कि पहले तो भाई खेल खेल रहे थे कि नहीं आप हमसे बड़े हो या हम आपसे बड़े हैं, लेकिन फिर बाद में ये लोग ने भी चीज़ें को इवॉल्व किया. एंड लीडर्स एंड द पीपल ऑफ आर कंट्री दे एक्चुअली शेयर अ कॉमन विजन. नेहरू की फेमस स्पीच, इंडिपेंडेंस, जब हमारे यहाँ हमने फाइनली इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, तो नेहरू की स्पीच, दैट इज़ अ वेरी वेरी फेमस स्पीच, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी. उसमें हमारा विजन डिफाइंड है, उसमें आपको हमारा विजन दिखेगा कि हमारे संविधान का, इस डॉक्यूमेंट का और इस कंट्री का क्या विजन होगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने भी अपना विजन शेयर किया था, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें थी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी. ये सारी चीज़ें क्या डिफ़ाइन करती हैं, ये हमारे नेशनल स्ट्रगल्स भी तो डिफ़ाइन करती हैं, है ना. नेशनल स्ट्रगल यानी कि ब्रिटिशर्स जब थे, जब जो जो चीज़ें हमने फेस की होंगी, उन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल निकाले होंगे कि यार जब ये लोग जाएंगे तो हमें एटलीस्ट ये चीज़ें तो चाहिए. तो ये वही है, पीपल एंड द लीडर्स दे हैड सिमिलर विजन्स, ओके, और उन्होंने रियलाइज भी किया. एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विजन हैज़ रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट एंड अथॉरिटी इवन आफ्टर द हाफ ऑफ अ सेंचुरी, एंड बेसिक वैल्यूज गवर्निंग आर पब्लिक इमेजिनेशंस रिमेन द इंटैक्ट. तो बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको कुछ उसी तरह का सिस्टम है ना, कि इस तरह से चीज़ें होती जा रही हैं. और विजन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो, विजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो जब शुरुआत थी तब भी विजन इम्पॉर्टेंट था, आज के टाइम पर भी विजन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजन शोज दैट व्हाट यू आर एमिंग टू. और जब तक आपके पास एम नहीं होगा, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, तो विजन जब नहीं होगा, व्हेन यू डोंट हैव एम, तो आपका वजूद आप कहाँ से जो है इवॉल्व कर पाओगे. सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर. सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई वुड लाइक टू add up a question. Try to answer this question. With reference to the Constitution of India, consider the following statement. A. 1. No High Court shall have jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. यानी कि हाई कोर्ट जो है सेंट्रल लॉ जो भी बनेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता. एंड सेकेंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो दोनों जो है गलत हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि जुडिशरी तो होती ही है ये बोलने के लिए कि आपका कोई भी लॉ है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे सही है या फिर गलत है. और अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर सकती है, हमने देखा था एग्जाम्पल, हम बड़े देख चुके हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस आंसर इज़. सो गाइज आज के सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह क्यों है. पहले क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं. अब चेंज कैसे कर सकते हैं वो प्रोसीजर हमने देख लिया, कैसे कैसे चेंज हुआ है, अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी हमने देख लिए, क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते वो भी मैंशनड है. और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह इवॉल्व हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इवॉल्व हुआ है, हमने देखा है कि इवोल्यूशन में जुडिशरी किस तरह काम आता है और पॉलिटिकल लीडरशिप भी इवॉल्व होती गई है. सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच.